नमस्कार लवली स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ पलासी। आज का हमारा टॉपिक है द बैटल ऑफ बक्सर 1764। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो आपका तुरंत अगर आप देखो तो ये बैटल ऑफ पलासी के तुरंत बाद का इवेंट है। और इस समय जैसा कि आपने पढ़ा था बैटल ऑफ पलासी में कि सिराजुद्दौला जो है वो मर चुके थे और मीर ज़फ़र को नवाब बनाया गया था। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मीर ज़फ़र जो है उसको क्यों बनाया गया नवाब, ब्रिटिशर्स जो है वो खुद क्यों नवाब नहीं बने। तो सबसे पहली बात है कि अब आप देखो जो नवाब है उसको उसके ऊपर पूरी प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की जिम्मेदारी है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इतना सारा सरदर्द लेने भारत तो आए नहीं थे, वो सिर्फ आए थे क्या, यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाने। यहाँ पे आप ये मत समझो कि मीर ज़फ़र जो है उस पर बहुत ज़्यादा दया थी या फिर उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाव था ब्रिटिशर्स को, ऐसा नहीं था। प्रजा की जवाबदेही नहीं लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उसने नवाब को यहाँ पे जो मीर ज़ाफ़र है उसको नवाब बनाया। और नवाब जो थे वो अब बिल्कुल भी केवल कठपुतली की तरह थे जो कि इनके इशारे पे नाचते थे। आप देखोगे कि मीर ज़ाफ़र जो है उसने रिप्लेस किया था मीर ज़ाफ़र जो है, ठीक है, उनको रिप्लेस किया गया, ठीक है, किससे, मीर कासिम से, जो कि सन इन लॉ थे मीर ज़ाफ़र के। अब है कि इनको क्या कहा गया मीर कासिम को कि जो अब आप बनो यहाँ पे नवाब। और मीर ज़फ़र जो है वो बूढ़े हो गए तो उसने कहा कि हाँ चलो अब नवाब तुम बन जाओ। तो इसके बाद में फिर आप ये देखोगे कि मीर कासिम जो है वो भी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे कंपनी के, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वो जो मीर कासिम थे वो पैरेलल आप देखो कि बराबर का ट्रेडिंग राइट्स दे रहे थे इंडियन मर्चेंट्स को भी और ब्रिटिश मर्चेंट को भी। और उसके अलावा मीर कासिम ने क्या किया था कि मजबूतीकरण करना शुरू कर दिया था अपनी आर्मी का। तो अब आप यहाँ से देखो ये चीज़ कि मीर कासिम को इन्होंने तो समझा था कि वो सिर्फ एक पपेट है, पपेट का मतलब हो गया कठपुतली। इन्होंने तो सोचा कि बस ये पपेट है और ये क्या करने लगा कि बराबरी का अधिकार दे रहा है, व्यापार का अधिकार दे रहा है भारतीय व्यापारियों को भी और अपने सेना को मजबूत कर रहा है। तो अच्छा तुम हमारी बात नहीं मानोगे। तो यहाँ पे इनको आ गया गुस्सा। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब होने स्टार्ट हो गई, जब गुस्सा आया ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने क्या किया, यही जो है वो टर्निंग पॉइंट रहा 1764 में हुए युद्ध का, बैटल ऑफ बक्सर का। तो यहाँ पे आप ये बखूबी समझ रहे हो कि पपेट रहने के बावजूद इसने अपने देश को, अपने एरिया को मजबूत करने का काम किया और यही जो है वो लड़ाई में तब्दील हो गई। यहाँ पे आप देखोगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंग्लैंड चला गया 1760 में छुट्टियाँ मनाने के लिए। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो ग्रेजुएट भी नहीं थे और इनको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई थी लंदन में। तो खैर ये तो उनके अपने देश की बात थी। अब देखो आपकी बैटल ऑफ बक्सर जो है ये किस तरह से शुरू हुआ ये तो आप समझ रहे हो। अब ये किनके बीच में हुआ, तो ये मीर ज़ाफ़र जो थे ये तो पपेट रूलर थे और उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया था अपने एरिया के लिए। तो ये चीज़ें कंपनी को बिल्कुल भी पसंद थी नहीं, तो उन्होंने उसके दामाद सन इन लॉ को यहाँ पे उसकी प्लेस पर राजगद्दी पे बिठा दिया। लेकिन एक समय के बाद मीर कासिम जो है वो भी साथ नहीं देने लगा, तो ये टर्न हो गया बैटल ऑफ बक्सर में। अब है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे कि मीर कासिम जो है वो बैटल ऑफ बक्सर में हार गया। और इसने क्या किया कि शाह आलम टू, सुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों ने मिल कर के 1765 में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो न्यू अरेंजमेंट थी उसमें कंपनी के लिए ये तय किया गया कि कंपनी को लगभग 5 लाख रुपए जो है वो नवाब देगा और ये मनी जो है वो कह सकते हो आपकी ट्रेड के नाम पे वसूला जाने लगा। तो ये सब चीज़ें तो हो रही थी कि केवल पैसे लेने के लिए किया जा रहा था। तो अब ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो 1764 में ये जो वॉर हुआ इसमें जब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड में था, तो उसी समय में
इसको अब बैटल ऑफ बक्सर को कमांड कौन करेगा, सबसे बड़ी बात थी ये कि अब इसको कमांड कौन करेगा। तो इसके लिए एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था हेक्टर मुनरो। तो अब आप देखोगे कि हेक्टर मुनरो जो है उसने लगभग यहाँ पे वो 10,000 सैनिकों के साथ, ठीक है, आप यहाँ पे गौर करना कि वो अपने 10,000 लोगों के साथ वो पहुँचा और उसने चढ़ाई कर दी बक्सर पे। बक्सर जो है वो आपका एट प्रेजेंट में बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे 3 लोगों के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी जो है वो खड़ी थी। तो इस लड़ाई में पूरी तरह से क्या हुआ कि एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स और दूसरी तरफ में ये तीनों, ठीक है, तो ये तीनों जो है वो हार गए। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जो है वो पूरी तरह से हारा हुआ साबित हुआ जो भारतीय थे नवाब उनके लिए। ये तो थी कि स्टोरी कि बैटल ऑफ बक्सर का रीज़न क्या था और हुआ क्यों था। अब आप देखो कि अब इस विक्ट्री के बाद जब बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीट हो गया तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या की डोमिनेट करने लगी और जितनी लोकल अथॉरिटीज़ थी सबको अपने हिसाब से डिक्टेट करने लगी। मीर जाफ़र जो है वो 1765 में मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके अलावा जो उनके पावर जो है उनके आप कह सकते हो कि मिलिट्री और क्रिमिनल जुडिक्शन जो है वो कंपनी के हाथ में चली गई थी। और तब तक क्या हुआ था कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव भी वापस आ चुका था। अवध जो है उसको रिस्टोर किया गया, सुजाउद्दौला को वहाँ भेज दिया गया और इसके बदले में सुजाउद्दौला को कहा गया कि आपको कोरा और इलाहाबाद, जो अभी प्रेजेंट नेम है इसका प्रयागराज, ये वो कंपनी को दे देगा। शाह आलम II को बंगाल की दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई, ठीक है। इसने कंपनी को कहा कि हाँ ठीक है, तुम इसका सारा टैक्स जो है वो वसूलोगे और इसके बदले में क्या होगा कि 26 लाख रुपए शाह आलम II जो है वो एनुअल ट्रिब्यूट भी देगा। अब आप सोचो कि गद्दी भी गई, दीवानी भी गई और 26 लाख रुपए पे भी करना है। अब आलम जो है वो, आलम को ये कहा गया, शाह आलम को, कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, आपकी डिग्निटी भी बरकरार रहेगी, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा, सुरक्षा भी दिया जाएगा, डिग्निटी भी बरकरार रहेगी, लेकिन आपको इसके बदले में 26 लाख रुपए जो हैं वो पे करने पड़ेंगे और अंडर प्रोटेक्शन रहना होगा ब्रिटिशर्स का। अब है कि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो दीवानी है इसको सॉल्व करने में भी कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा कंपनी ने क्या किया था, अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा फैलाया था। और जो भी चीज़ें ये यहाँ से, जैसे कि आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर, तो ये चीज़ें ये यहाँ से उठाते थे और ऑब्वियस ही बात है कि लोगों से इन्होंने अब सोना चांदी भी लेना शुरू कर दिया था। तो ये तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई कि इन्होंने इलाहाबाद की ट्रीटी में कोरा और इलाहाबाद ले लिया और 50 लाख रुपए जो है वो हर्जाना भी लिया, वॉर इंडेमेनिटी, कि आप कंपनसेशन भी हमें दोगे। तो आप देख रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपना प्रभुत्व जमाया था। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ बक्सर में नुकसान चारों तरफ से हुआ, तो वो हुआ था भारतीय नवाबों का। तो ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर की कहानी। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।